Can the Parliament of India amend the fundamental rights of Indian citizen? Is a constitutional amendment under Article 368 of the Constitution an ordinary law? क्या भारत की संसद भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है? क्या संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन एक सामान्य कानून है? इन महत्वपूर्ण तर्कयुक्त संवैधानिक प्रश्नों को देखने हेतु हमें सर्वोच्च अदालत के आईसी गोलकनाथ एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो मामला है उसका फैसला हमें समझना पड़ेगा, उसका फैसला हमें देखना पड़ेगा, उस फैसले का अध्ययन करना पड़ेगा। आज ग्रोथ माउंट एजुकेशन के यूट्यूब मंच ग्रोथ माउंट यूपीएससी से इस हेतु को हम लोग परिपूर्ण करने का प्रयास करेंगे। मैं ध्रुव जानी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जैसे आपको मालूम है कि इस विशेष श्रृंखला का 5वां लेक्चर है। यह विशेष श्रृंखला इसलिए विशेष है क्योंकि यहाँ महत्वपूर्ण सर्वोच्च जो न्यायालय है हमारी, उनके फैसलों का यहाँ अध्ययन हम लोग करते हैं, जिन फैसलों ने हमारे संविधान का स्वरूप बदला हो, संविधान के जो है नए नए आयाम जो है वो प्रस्तावित किए हो सर्वोच्च अदालत के द्वारा, जिनमें हमने 4 ऐसे अलग अलग आप कह सकते हो कि मामलों या फैसलों को देखा है। आज 5वें की बारी है। साथ ही यह पूरी श्रृंखला आज़ादी के 75 वर्ष को समर्पित है। जैसे हमें मालूम है कि यह आज़ादी का 75 वर्ष चल रहा है, 75वां वर्ष चल रहा है, तो यह पूरी श्रृंखला हम आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को समर्पित करते हैं। प्लस आप ग्रोथ माउंट एजुकेशन की जो वेबसाइट है आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ब्लॉग रूप में वहाँ जो है आपके सामने है, वहाँ से आप अपनी नोट बना सकते हैं। साथ ही यह चीज़ें एज अ पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं और अन्य परीक्षा संबंधी कई सारे जो है संसाधन है जो आपको वहाँ से उपलब्ध होंगे। तो आप आज ही आइए हमारे साथ रजिस्टर कीजिए और लॉगिन करके आप सारे रिसोर्सेज तक एक्सेस पा सकते हैं। साथ ही हम लोग इंस्टाग्राम पर भी मौजूद है, आप वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सेम गोज विथ फेसबुक। और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे जो है हमारी साइड से जैसे जैसे डॉक्यूमेंटेशन शुरू होने लगेगा तो आपको टेलीग्राम के जो कॉन्टैक्ट्स है, टेलीग्राम का जो चैनल है वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो अब शुरू करेंगे आज की हमारी मूल बात, जो एक मोडस ऑपरेंडी से के तहत हम लोग जाते हैं, जिनमें इंट्रोडक्शन होता है, बैकग्राउंड होता है, दोनों पक्षों की आर्ग्यूमेंट को देखते हैं, फिर जो अगर कोई लीगल इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं तो उनको देखते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है और अंत में हम लोग इसके यानी कि इस फैसले के महत्व को एवं इसके प्रभाव को देखने का प्रयास करते हैं। आज इंट्रोडक्शन से शुरुआत करनी है। 2 बिंदु है जो हमें माइंड मैप की मदद से देखने हैं। सबसे प्रथम बिंदु में कहा गया है कि आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इज एन इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विच डेल्ट विद द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू द फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड under part 3 of the constitution. As we all know, part 3 of our constitution deals with fundamental rights which are conferred to every Indian citizen. ठीक है, और यहाँ यही प्रश्न है कि क्या संसद के पास शक्तियाँ हैं कि संविधान के 3रे भाग में जिन चीज़ों का उल्लेख हुआ है, जिन मौलिक अधिकारों का उल्लेख हुआ है, क्या ये इन्हें बदल सकती है? क्या ये जो है संसद इसमें संशोधन कर सकती है? साथ ही यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ इस फैसला के बाद ही यह प्रस्तावित हुआ कि पार्लियामेंट के पास मूलभूत अधिकारों को जो है संशोधित करने की कोई सत्ता नहीं है। ठीक है, इसी गोलकनाथ केस हेल्ड दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ ये बात हमें ध्यान में रखनी है। कैसे वो हम लोग देखेंगे। दोनों पक्षों ने अपने तर्क वितर्क दिए हैं, वो भी देखने हैं हमें, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या दृष्टिकोण दिया वो भी हमें यहाँ देखना है। तो मूलभूत रूप से पार्ट 3 अमेंड हो सकता है कि नहीं हो सकता पार्लियामेंट से, वो यहाँ बात है। अब ये बात क्यों हुई तो उसके पीछे एक स्टोरी है। जैसे यहाँ आपको गोलकनाथ दिख रहा है, तो देखिए गोलकनाथ चटर्जी जो कि मूल बंगाली आदमी थे, धीरे धीरे पलायन कर गए उत्तर भारत में, पंजाब में वे स्थिर हुए। फिर उन्होंने स्कॉटिश अमेरिकन जो प्रेस्बिटेरियन मिशन होता है, जो क्रिश्चियन मिशन होता है, मिशनरीज होती है, उनके साथ काम करना शुरू किया। वे इनके प्रधान थे। मिशन के द्वारा उनको एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा मिला हुआ था इस मिशन के कार्य को चलाने के लिए, स्मूथली चलाने के लिए। फिर धीरे धीरे गोलकनाथ के जो बड़े बेटे थे हेनरी गोलकनाथ, वे इस काम में जुड़े अपने पिता के साथ। फिर धीरे धीरे उनके भाई जुड़े और इन लोगों ने इतना अच्छा ग्रोथ किया, इतनी अच्छी वृद्धि की कि धीरे धीरे करके कुल 500 एकड़ जमीन इन लोगों ने खरीद ली थी, धीरे धीरे करके एक छोटे से प्लॉट में से। ठीक है, 500 एकड़ जमीन। एंड मीनवाइल स्टेट ऑफ पंजाब के द्वारा लैंड सीलिंग एक्ट आया, जो कि एक हद से ज़्यादा ज़मीन मालिकी को बाधित करता है। सपोज लैंड सीलिंग एक्ट में 30 एकड़ ज़मीन का
उल्लेख है तो प्रति व्यक्ति को या प्रति व्यक्ति के पास अधिक से अधिक 30 एकड़ जमीन ही रहेगी। अगर किसी भी व्यक्ति के पास इस सीलिंग लिमिट से ज़्यादा ज़मीन है तो उन्हें वह जो है सरकार को देनी पड़ेगी या सरकार के द्वारा वो कॉन्फिस्केट हो सकती है। तो ऐसा मसला यहाँ हुआ। ठीक है, इन लोगों के पास 500 एकड़ ज़मीन थी और तब स्टेट ऑफ पंजाब ने यह कानून बनाया जिसके तहत सीलिंग जो है प्रस्थापित की गई, एक निर्धारित की गई, तय की गई और स्टेट ऑफ पंजाब ने इस कानून को संविधान की 9वीं सूची में लाके खड़ा कर दिया। देखिए 9वीं सूची बहुत ही विशेष है क्योंकि यहाँ यह सूची को एक प्रकार से जुडिशियल रिव्यू का प्रोटेक्शन मिला है, यानी कि इस अनुसूची में जो कोई भी कानून है, जो सूचित कानून है, उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, यानी कि वे अच्छे हैं या बुरे हैं वे अदालत तय नहीं कर सकती। तो स्टेट ऑफ पंजाब ने सोच समझ कर यह कानून जो है वो अपने आप 9th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। 9th शेड्यूल जो कि फर्स्ट अमेंडमेंट से भारतीय संविधान में इसको स्थान प्राप्त है। फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ 1951 मूल संविधान में नहीं था, जो कि 1949 में लागू हुआ, मगर फिर सरकार को ज़रूरत पड़ी क्योंकि शुरुआती समय में जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है वो समय की मांग थी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन क्या एनविसेज करता है वो बताना ज़रूरी था और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत ही एक्टिव थी। एंड इसी के कारण सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में बहुत ही जो है कॉन्फ्लिक्ट रहता था, बहुत ही संघर्ष रहता था। तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ऊपर जो है या सुप्रीम कोर्ट से किसी भी कानून को ऊपर रखने के लिए यहाँ 9वीं अनुसूची बनाई और जिसे संविधान में स्थान भी दिया। इट केम इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन जून 18, 1951। यह तारीख नोंदनीय है। 1951 की 18वीं जून को यह शेड्यूल जो है वो यहाँ हमारे संविधान में लाया गया था। 9th शेड्यूल कंटेन्स लिस्ट ऑफ लॉज विच कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट, यानी कि जुडिशियल रिव्यू का ऑप्शन उन कानूनों के सामने खत्म हो जाएगा जो कानून 9वीं अनुसूची में सूचित है। आउट ऑफ 284 लॉज 90% ऑफ लॉज आर अबाउट एग्रीकल्चर एंड लैंड रिफॉर्म्स। आज के दिन अगर देखें तो लगभग 284 ऐसे कानून है जो केंद्रीय कानून भी है, राज्यों के कानून भी है, और उनमें से 90% से अधिक कानून जो है वो कृषि और जो आप कह सकते हो कि जो लैंड रिफॉर्म्स है, आप इसे हिंदी में जमीन सुधारना कह सकते हो, तो उनके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बात भी हमें नोंद लेनी चाहिए। ये 9वीं अनुसूची के संबंध में कुछ माहितियाँ थी। ये बात रही इंट्रोडक्शन की। अब बैकग्राउंड देखते हैं कि कैसे यह पूरा का पूरा मामला जो है वो डेवलप हुआ और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इन 1953 द देन पंजाब स्टेट गवर्नमेंट एनेक्टेड पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर्स एक्ट 1953। यस, तो पंजाब के द्वारा यह सीलिंग एक्ट जो है वो पारित किया गया। और ये सीलिंग एक्ट इसलिए पारित किया था क्योंकि सरकार जो है वो सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करना चाहती थी, इक्वालिटी को बढ़ाना चाहती थी, समानता संपत्ति में, आय में, ठीक है, अपने सिटीजन्स के बीच में। तो इन कारणों की वजह से यहाँ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पंजाब की सरकार के लिए ज़रूरी थे, और सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने के लिए ऐसा सीलिंग एक्ट भी ज़रूरी थे। दिस एक्ट वॉज प्लेस्ड अंडर द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964। 1964 के 17वें संविधानिक संशोधन के इस कानून के तहत यह पूरे पंजाब के कानून को 1953 के सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर्स एक्ट को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया, ताकि अब कोर्ट के द्वारा इसको चैलेंज ना किया जा सके। कोर्ट चैलेंज नो। सो दिस वाज द ऑब्जेक्टिव। गोलकनाथ फैमिली इन पंजाब हैड ओवर 50 एकर्स ऑफ लैंड। जैसे मैंने आपको बताया कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हेनरी और विलियम गोलकनाथ ने, जो कि गोलकनाथ चटर्जी के पुत्र थे, इन दोनों ने धीरे धीरे करके अपने मिशन के लिए काफ़ी सारी ज़मीन जो है वो इकट्ठी की थी, खरीदी थी, एंड इट वाज ओवर 500 एकर्स। स्टेट गवर्नमेंट exercising its authority under Punjab Security of Land Tenures Act 1953 informed Golaknath that he can only possess 30 acres of land and other will be treated as surplus. Yes, क्योंकि अब कानून बन गया था पंजाब सरकार का, तो वहाँ की जो
प्रशासनिक इकाइयां थी, जो अधिकारी थे, जो पूरा प्रशासन था, वो अब गोलकनाथ के ऊपर प्रेशर करने लगा और उन्होंने यह माहिती दी कि भाई आपके पास जितनी भी जमीन हो, प्रति व्यक्ति 30 एकड़ से अधिक जमीन जो है वो किसी भी व्यक्ति के पास नहीं रह सकती, ऐसा यह 1953 का कानून बता रहा है। और इस तरीके से उनको बता दिया गया कि भाई आपके पास जो अधिक जमीन है वो सरप्लस के रूप में ट्रीट होगी, जो सरकार के पास चली जाएगी। सरकार फिर उसका जो है कुछ इस तरीके से आवंटन करेगा जो कि एक समान इक्वल एलोकेशन होगा। फिर उसके पश्चात देखें तो एट द टाइम राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 सब क्लोज 1F। देखिए जैसे हमें मालूम है कि आर्टिकल 19 के तहत काफी सारे मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक को प्राप्त है, जिनमें से एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार किसी भी व्यक्ति को संपत्ति के मालिक होने का अधिकार है। तो जब तक यह मौलिक अधिकार यहां चालू है तब तक कोई भी कानून किसी भी व्यक्ति को कैसे रोक सकता है अपने पास जो है जमीन की मालिकी रखने के लिए। ठीक है, सो दिस वाज द इश्यू एंड यही बात यहां गोलकनाथ ने अपने पक्ष द्वारा, अपने प्रतिनिधि द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट में रखी। ठीक है कि भाई भारतीय संविधान तो मौलिक अधिकार की बात करता है और मौलिक अधिकार में जो 19 उपधारा 1F जो है वो अपने आप में संपत्ति के अधिकार की बात करता है। तो यहाँ किसी भी सरकार का कोई भी कानून कोई भी व्यक्ति के पास से उसकी जमीन, उसके मालिकी की जमीन छीन नहीं सकता। गोलकनाथ filed a writ petition under Article 32 of the Constitution. Yes, it is a writ mechanism। और जैसे मैं मालूम है कि आर्टिकल 32 अपने आप में writ की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, ये आप कह सकते हो कि there are type of tools which are provided to every citizen by Indian Constitution that in the case of the violation of fundamental right they can directly approach to Supreme Court। अन्यथा लीगल हमारी जो भारतीय प्रणाली है उसके जो है अनुसार अगर हम देखें तो अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होता है तो दूसरे कोई भी मामले में हम लोग सीधे प्रत्यक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। वी नीड टू टेक द होल हायरार्की। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, या अन्य कोई ट्रिब्यूनल होगी तो वो ट्रिब्यूनल, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, मगर यहाँ सेक्शन 32 ऑफ द Constitution provides some way for a citizen to directly approach Supreme Court in case of violation of fundamental right। तो गोलकनाथ ने जो है गोलकनाथ या उसके पुत्रों ने यही रास्ता अपनाया एंड चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ पंजाब सिक्योरिटी लैंड टेन्यूर्स एक्ट। और पंजाब सरकार द्वारा जो कानून बना था उसकी ही वैलिडिटी को चेक करने को बोला सुप्रीम कोर्ट को, उसकी ही संवैधानिकता चेक करने को बोला सुप्रीम कोर्ट को कि भाई इस तरीके का कानून जो है वो भारतीय संविधान के भाग 3 में जो प्रावधान है उनके कॉन्ट्राडिक्शन में है, उसके विरुद्ध में है। तो ऐसे में क्या करें? He contended that the said act violated his fundamental right to hold and acquire the property। इन्होंने अपना पक्ष रखा कि भाई जो पंजाब सरकार का यह कानून है, इन्होंने सबसे प्रथम तो मूलभूत अधिकार, मौलिक अधिकारों का हनन किया है और प्रॉपर्टी जो एक्वायर है, जो प्रॉपर्टी एक्वायर उनके द्वारा फिलहाल वे कर रहे हैं जो वो अपने आप में उनका मौलिक अधिकार है, तो वे उसे कैसे छीन सकते हैं। सो दिस वाज द होल सिनेरियो। और कुछ इस तरीके से वाया व्रिट, वाया आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। अब यहाँ से आर्ग्यूमेंट की बारी है। दोनों पक्षों के तर्क वितर्क हमारे सामने आएंगे, जिनमें हम गोलकनाथ से शुरू करेंगे क्योंकि आफ्टर ऑल गोलकनाथ वॉज पिटिशनर एंड स्टेट ऑफ जो पंजाब है इट वॉज रेस्पोंडेंट, यानी कि वे प्रतिवादी थे, वहीं गोलकनाथ की तरफ से वे याचिकाकर्ता थे। तो याचिकाकर्ता की पहले बात सुन लेते हैं, फिर बाद में जो रिस्पोंडेंट है उनका भी पक्ष देखेंगे। द मेन कंटेंशन ऑफ द पिटिशनर वाज दैट द फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर द एसेंशियल एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, सबसे प्रथम तो पिटिशनर ने यही दलील की कि भाई भाग 3 के तहत भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों की चर्चा हुई है वो अपने आप में भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है। दे कैन नॉट बी टेकन अवे बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। संसद की
कोई भी गतिविधि से, यानी कि संसद के कोई भी विधान या कानून से उन्हें छीना नहीं जा सकता। द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट द फंडामेंटल राइट्स इज लाइक ए बॉडी विदाउट ए सोल। और अगर इस तरीके से छीना जा सकता है तो यह जो याचिकाकर्ता पक्ष थे उनको लग रहा था कि तो सुप्रीम, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आई एम सॉरी नॉट सुप्रीम कोर्ट बट जो भारत का संविधान है, वो अपने आप में कोई प्राण समान जो है प्राण रहित देह समान बन जाएगा, यानी कि ए बॉडी विदाउट सोल। ही कंटेंडेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज ऑफ ए परमानेंट नेचर। उन्होंने ये भी बताया कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जो बना है वो अपने आप में परमानेंट नेचर का है। इट इज ऑफ ए स्टैटिक नेचर, नॉट ऑफ रिफॉर्मिंग नेचर। एनी एक्ट which changes or tries to bring about a change in constitution is actually not a valid act। कोई भी ऐसा कानून जो भारत के संविधान में कुछ फेरफार करने की बात करता है या भारत के संविधान की जो मूल भावना है उसे बदलने की बात करता है, तो वो अपने आप में असंवैधानिक होना चाहिए, अवैध होना चाहिए। The amendment cannot bring in new ideas into the constitution। अमेंडमेंट हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में, मगर कोई नया विचार कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आना चाहिए। जो विचार आने थे वे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ऑलरेडी आ चुके हैं, फर्दर इसमें कोई स्कोप नहीं है। एनी चेंजेस इफ मेड शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द बेसिक आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर कोई फेरफार हुआ भी, चलो समय की मांगे समझ लेते हैं कि भाई संसद को कोई बंधारण में संशोधन करना अनिवार्य है, आवश्यक है, तो इन दैट केस बंधारण का जो मूल विचार है, उसकी जो मूल भावना है, उसे कोई जो है हार्म नहीं होना चाहिए, उसे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, वो बनी रहनी चाहिए। He further contended that Article 368 merely prescribes the procedure for amending the Constitution। फर्दर याचिकाकर्ता पक्ष ने यह भी कहा कि भाई जो आर्टिकल 368 है जिसमें संवैधानिक संशोधन की बात की गई है, तो उसमें मात्र और मात्र संवैधानिक संशोधन की ही बात की गई है, ऐसा यहाँ पक्ष रखा। इट डज नॉट कन्फर एनी पावर और अथॉरिटी ऑन द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये कोई ऐसी जो है शक्तियों की बात नहीं करता कि भाई पार्लियामेंट के पास ये एक्सक्लूसिव शक्तियां हैं कि जो है संविधान को बदलने में, संविधान को संशोधन करने में उनकी मदद करे। मात्र और मात्र आर्टिकल 368 ने एक कार्य दिया है कि इफ एंड केस जरूर लगे तो संसद के द्वारा इसमें फेरफार किया जा सकता है, और इसके लिए 368 की यह विंडो है। गोलकनाथ argued that any law under Article 13 subclause 3A includes both statutory and constitutional। Yes, और यहाँ गोलकनाथ ने यह बताया कि भाई चाहे वो सामान्य कानून हो, चाहे वो संवैधानिक संशोधन वाला कानून हो, दोनों के दोनों अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13(3) सबक्लोज ए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वॉइड है, क्योंकि इस आर्टिकल में लिखा है कि कोई भी ऐसा कानून जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, उन्हें नुकसान करता हो, वो अपने आप में असंवैधानिक ही है। इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एट फुल। Therefore, any law which violates the fundamental right conferred under Part 3 is unconstitutional। The state of Punjab responded by saying that the power to amend constitution is an exercise of sovereign power। Yes, यहाँ स्टेट ऑफ पंजाब अब प्रतिवादी पक्ष से जो अपनी बातें लेकर आया, अपने तर्क वितर्क लेकर आया, उन्होंने बताया कि भाई पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्चुअली एन एक्सक्लूसिव पावर एंड इट इज एन एक्सरसाइज ऑफ सोवरेन पावर, यानी कि यह एक सार्वभौम संप्रभुता का प्रतीक है जो पार्लियामेंट के पास है, और पार्लियामेंट इस शक्ति का उपयोग कर सकता है, यानी कि संवैधानिक संशोधन कर सकता है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट। यस, और ये संसद की जो विधान शक्ति है उससे अलग है, उससे ज्यादा है। The argument of the state of Punjab was based on the reason that the changing needs of society requires changes in the constitution, otherwise the constitution would become too rigid। पंजाब सरकार ने यह पक्ष रखा, पंजाब राज्य ने, कि भाई आज समय जो है वो तेजी से बदल रहा है, इस बदलते समय में समाज भी बदल रहा है, और इस नए बदलते समाज को एक बदलते हुए संविधान की जरूरत है। अन्यथा यह संविधान जो है वो हमारा बहुत ही रिजिड बनकर रह जाएगा, बहुत ही जड़ बनकर रह जाएगा। इट विल नॉट बी ए फ्लेक्सिबल। द स्टेट फर्दर आर्ग्यूड दैट ऑल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर ऑफ इक्वल स्टेटस एंड इक्वल इंपॉर्टेंस। राज्य ने, पंजाब राज्य ने यह भी कहा कि भाई ऐसा है कि संविधान में जो कुछ प्रावधान है वो सारे के सारे समान है। ऐसा नहीं है कि कोई विशेष प्रावधान है,
कोई सामान्य प्रावधान है। जैसे यहाँ बताया गया कि भाई मूलभूत अधिकारों के भाग 3 में कोई जो है फेरफार नहीं किया जा सकता, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा स्टेट बोल रहा है। देयर इज नो स्पेशल स्टेटस कन्फर्ड टू फंडामेंटल राइट्स अंडर पार्ट 3, यानी मौलिक अधिकारों को भी कोई ऐसा विशेष स्थान नहीं मिला है। तो सारा का सारा संविधान समान है, भाग 3 भी समान है अन्य भागों से। सो दिस वेर द आर्ग्यूमेंट विच आर बीइंग प्रेजेंटेड बाय बोथ द साइड्स इन सुप्रीम कोर्ट। अब दो लीगल इश्यूज हैं यहाँ इन्वॉल्व, जिनका अलग से जो है यहाँ अलग से जिनको नोटिफाई किया गया है। जिनमें सबसे प्रथम है वेदर द पार्लियामेंट बाय लॉ कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स और नॉट। यस, क्या पार्लियामेंट, क्या संसद कानून की मदद से मूलभूत या मौलिक अधिकारों में कोई फेरफार कर सकती है, हाँ या ना। वेदर सच एन अमेंडमेंट इज अ लॉ अंडर आर्टिकल 13(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर कर सकती है तो क्या जो अमेंडमेंट है जो किया गया है वो वॉइड माना जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 सब क्लोज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यह सारे कुछ लीगल इश्यूज थे जो यहाँ इन्वॉल्व थे। अब जजमेंट की बारी है। सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मामला आ गया था, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों के तर्क वितर्क सुने और वो एक अब जजमेंट पर आया है। Prior to Golaknath case, the Supreme Court in Sankari Prasad versus Union of India 1958 and Sajan Singh versus State of Rajasthan 1965 held that no part of our constitution was unamendable. Yes. इस मुकदमे, इस मामले के पहले सुप्रीम कोर्ट ने दो मामलों में यह बात प्रस्थापित की थी कि भाई भारतीय संविधान का ऐसा कोई जो है कोना नहीं है, ऐसा कोई शब्द नहीं है जो संशोधन जिसमें ना किया जा सके, विच इज अनअमेंडेबल, यानी द होल कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेबल। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने दो प्रायर केसेस में निर्धारित किया था, जिनमें एक है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 और एक है साजन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965। दूसरा बिंदु, द पार्लियामेंट बाय पासिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर आर्टिकल 368 कैन अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स एंड आर्टिकल 368 इटसेल्फ। यस, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया कि भाई संसद 368 धारा का उपयोग करते हुए पूरे संविधान को बदल सकती है। इट ऑल्सो कैन अमेंड आर्टिकल 368 इटसेल्फ। तो यहाँ पार्ट 3 तो पूरे संविधान में आ ही गया, यानी कि पार्ट 3 भी अमेंड हो सकता है। इनफैक्ट आर्टिकल 368 इटसेल्फ भी अमेंड हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इट वॉज हेल्ड दैट द लॉ अंडर आर्टिकल 13 referred to an ordinary legislation made by the parliament as a legislative body and would not include an amendment to the constitution which was passed by the parliament in its constituent capacity. Yes, यहाँ ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भाई जो कानून आर्टिकल 13 के तहत एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के तहत जो है ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन किया गया था, ठीक है, एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी एंड वुड नॉट इंक्लूड एन अमेंडमेंट। तो यहाँ आर्टिकल 13 के तहत जो कोई कानून बनेंगे उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐड नहीं हो सकता। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है देन वी शुड टेक ए रूट थ्रू आर्टिकल 368। In Golaknath case, the Supreme Court overruled this position and held that fundamental rights provided under Part 3 of the Constitution cannot be subjected to the process of amendment provided in Article 368। ठीक है, पहले ये होता था, मगर अब इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जो है ओवररूल कर दिया कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई फंडामेंटल राइट्स जो है वो मात्र 368 से ही अमेंड हो, ऐसा तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए। If any of such rights provided under Part 3, is to be amended, a new constituent assembly must be convened for making a new constitution or radically changing it. Yes, अगर मौलिक अधिकारों में असामान्य फेरफार करने हैं तो ऐसे में एक नई संवैधानिक सभा का गठन होना जरूरी है, जो कि या तो पूरे के पूरे मौलिक अधिकारों को बदल दे या तो उसमें नोंदनीय फेरफार करे। The ruling of the Supreme Court was based on the view that the power to amend the Constitution was also a legislative power conferred by Article 245 of the Constitution, so that a Constituent Amendment Act was also a law within the purview of Article 13, subclause 2. तो यहाँ ये बताया गया है कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो भी एक कानूनी है आफ्टर ऑल, और यहाँ आर्टिकल 13 सबक्लोज 2 उसे एक कानून के रूप में ही देखेगा। ठीक है, तो ये कुछ जजमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस थे जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आए थे। अब यहाँ में इसके इम्पोर्टेंस और इम्पैक्ट की बात देखनी है। दो इम्पोर्टेंस है, दो महत्व है, सामने दो इसके प्रभाव है। महत्व को पहले देख लेते हैं, जिनमें सबसे प्रथम बिंदु में कहा गया है
Since 1950, the parliament, by invoking the power under Article 368, passed numerous legislation which violated the fundamental rights. Yes, 1950 से संसद के द्वारा 368 धारा के तहत काफ़ी सारे ऐसे जो है संविधान में फेरफार किए गए हैं, संशोधन किए गए हैं, जिनकी बदौलत मौलिक अधिकारों में काफ़ी सारा फेरबदल हो गया है, मौलिक अधिकारों में काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं. Therefore, to check the colorable exercise of power and save the constitution from autocratic actions of the parliament, Supreme Court held that the parliament cannot amend fundamental right. और इसीलिए जो संसद है उसका जो यह ऑथोरिटेरियन अप्रोच रोकने के लिए, सरकार का ऑथोरिटेरियन अप्रोच रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर बता दिया कि भाई संसद जो है वो मौलिक अधिकारों के जो है मौलिक अधिकारों की धाराओं का संशोधन नहीं कर सकती. So this was the scenario. Supreme Court held that fundamental rights are the primordial rights necessary for the development of human personality. और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि भाई जो मौलिक अधिकार है वो बहुत ही आवश्यक है पूरे समाज को डेवलप करने हेतु, पूरे अर्थतंत्र को डेवलप करने हेतु मौलिक अधिकार होने चाहिए, उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, उनका अमलीकरण बहुत ही अच्छी तरीके से होना चाहिए. सो दिस वर द ऑब्जर्वेशंस जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे और इसीलिए यहाँ महत्व जो है वो बढ़ गया है. साथ ही पार्लियामेंट पास टू सुपरसीड द गोलकनाथ केस रूलिंग बाय एन एंडिंग आर्टिकल 368 itself. पार्लियामेंट पास द कॉन्स्टिट्यूशन 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971. यस, पार्लियामेंट ने क्या किया कि भाई सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ओवररूल करने के लिए, उसे ओवरसीड करने के लिए यहाँ एक संवैधानिक संशोधन लाया जो 24वां था, जिसके तहत 368 को ही खत्म करने की बात कर दी गई. एज पर 24th Amendment, an amendment of the Constitution passed under Article 368 will not be considered as a law under the meaning of Article 13. Yes, यहाँ ये एक चीज़ें दो बार लिखी गई है, वो क्षति है, मगर अन्यथा यहाँ कहा गया है कि भाई आर्टिकल 368 को इस तरीके से अमेंड किए जो है कर दिया गया कि भाई अब 368 के तहत जो संवैधानिक संशोधन का जो कानून बना है वो कानून अब दरअसल आर्टिकल 13 के तहत कानून नहीं कहलाएगा. इट विल बी नो मोर लॉ एज पर आर्टिकल 13 सब क्लोज 2. तो होगा क्या कि अब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सपोज फंडामेंटल राइट्स को वायलेट भी कर रहा है तो यहाँ आर्टिकल 13 सब क्लोज 2 उस अमेंडमेंट को एज ए लॉ आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, तो उसे खत्म करने की बात ही नहीं होगी. सो दिस इज द इश्यू. It further stated that the validity of an amendment to the Constitution shall not be challenged on the ground that it takes away the or affects the fundamental right. और यहाँ ये भी बताया गया कि भाई कोई भी संवैधानिक संशोधन हो उसकी वैलिडिटी को चकासा नहीं जा सकता, यानी कि there is no scope for challenging the particular amendment in fundamental rights in the court. ठीक है. और यहाँ कहा गया है कि चाहे वो फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट कर रहे हो, चाहे वो अफेक्ट ना कर रहे हो, उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता. सो दिस इज द होल सिनेरियो विच इज रिलेटेड टू IC गोलकनाथ एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अनदर, ये पूरा मामला. ठीक है. आई होप यू एंजॉय द लेक्चर. हमने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ देखी, काफ़ी सारे ऐसे संवैधानिक तत्व देखे, काफ़ी सारे लीगल इश्यूज देखे और उनका जवाब भी हमें सफलतापूर्वक सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जो कि आज हमारे जो है इस स्टडी का बेस बना है. तो आई होप यू एंजॉय द लेक्चर. हम लोग मिलेंगे इसी श्रृंखला के अगले एक और उपाख्यान में एक और सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसले के साथ. तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड UPSC. साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए. तो मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त. जय हिंद.